जय हिंद सभी साथियों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने मोलरता, मोललता और मोल अंश के बारे में जाना। इस क्लास में हम लोग जानेंगे जो अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है, जितने भी गुणधर्म है उसमें से एक गुणधर्म आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए थोड़ी बातें हम कर लेते हैं कि अणुसंघ गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बच्चे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो तनु विलयन होते हैं उनकी जो भौतिक अवस्था में, यहाँ पे ध्यान देना आपको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वह कणों की संख्या पर डिपेंड करती है। मतलब अगर हमने 1 मोल यूरिया लिया है और 1 मोल आपका चीनी लिया है तो दोनों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंघ गुणधर्म समान होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयन दोनों में सेम होंगे। बट अगर हमने कुछ और लिया है, जैसे हमने चीनी लिया, जैसे हमने नमक ले लिया और यूरिया ले लिया है, तो दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे जो नमक है ना वो डिजॉल्व करने के बाद उससे 2 आयन मिलेंगे, Na प्लस और Cl माइनस, तो उसके 2 आयन मिलेंगे। बट यूरिया की बात करें या चीनी की बात करें तो उसके सिर्फ घुलने के बाद एक ही आयन मिलेंगे। तो जब इनके नंबर ऑफ आयन्स अलग अलग हो जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग समझिए हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे अगर क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि 1 मोल यूरिया और 1 मोल आपका हमने शुगर लिया हुआ है, तो दोनों का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा। मतलब अणुसंघ गुणधर्म दोनों के क्या होंगे बच्चे? सेम होंगे। लेकिन अगर यहीं पे 1 मोल हम आपका NaCl ले लेते तो दोनों के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं? डिफरेंट हो जाएंगे। तो यानी कि आपको बस याद ये रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो कणों की संख्या पे डिपेंड करती है, ना कि पदार्थ के नेचर पे कि आपने क्या लिया हुआ है उस पर कोई, न तो उसकी मात्रा पे डिपेंड करती है, केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बच्चे होती हैं हमारे पास, टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप होती है। जैसे उसमें पहला है आपका वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा हमारा होता है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा होता है आपका हिमांक का अवनमन और 4th नंबर में आपको पढ़ाया जाता है परासरण दाब। तो ये 4 टाइप के आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। इसमें से एक टाइप जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वह है आपका क्वथनांक का उन्नयन, क्योंकि इसके फॉर्मूले से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसकी डिफिनेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सबसे पहले आज इसके बारे में आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज क्वथनांक का उन्नयन के बारे में। चलिए तो देखिए, हेडिंग लगाएंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो ये है आपका क्वथनांक का उन्नयन। चलिए देखिए ध्यान से क्या होता है इसमें। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है बच्चे वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि। अब यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक को अंग्रेजी में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट शॉर्टकट में इसको हम लोग लिखते हैं बीपी, ठीक है। क्वथनांक को अंग्रेजी में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्टकट में इसे लिखा जाएगा बीपी। तो ये क्या होता है? तो अगर मैं क्वथनांक की डिफिनेशन की बात करूं, क्वथनांक की डिफिनेशन की बात करूं, तो आपको पता है कि जैसे आपको पढ़ाया गया पिछली कक्षाओं में, जो छोटे क्लासों में आपको पढ़ाया जाता है कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड क्या होता है उबलने लगता है, वो इसका क्वथनांक कहलाता है। समझ में? या तो अब यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, अब जो न्यू परिभाषा होगी वो क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक की डिफिनेशन बस इतनी यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे हमने कोई वाटर लिया है या कोई पदार्थ लिया है लिक्विड जिसे हम उबाल रहे हैं, तो जब किसी जैसे वाटर ही है तो वाटर का जब वाष्प दाब हमारे वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, जब पदार्थ का या जो भी है मिला के हमने लिया है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तब उस समय उसके टेम्परेचर को हम बोलेंगे उसका क्वथनांक। जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा क्वथनांक। समझ में आपको? जैसे अब देखिए यहाँ पे क्वथनांक के बारे में आपने समझ में आया। जैसे अगर हम अब यहाँ पे उन्नयन वाला, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? देखिए हमने लिया एक, ये हमारा एक पात्र है जिसमें हमने शुरू वाली कंडीशन में हमने इसमें वाटर रखा, H2 डाला है। इसको जब बच्चे हीट कराएंगे तो इसके वाष्प निकलेगी, तो वेपर के फॉर्म में, ये ऐसे गैसियस फॉर्म में ऐसे निकलेगी,
भाप बनेगी इसका। जब इसको हीट कराएंगे तो ये भाप निकलेगी और यही वाष्प जो होगा एक वाष्प दाब बनाएगा। तो ये इस पूरे लिक्विड का वाष्प दाब है। जब यह वाटर होगा उसको शुरू में जब आप गर्म कराओगे तो उसके उससे वजह से जो भाप बनेगी, वाष्प बनेगी, वही उसकी वाष्प दाब कहलाएगी, ठीक ना। अब देखिएगा हमारा वायुमंडल भी हम पर एक प्रेशर अप्लाई किया था जिसे हम लोग वायुमंडलीय प्रेशर कहते हैं, ठीक। कहानी ये है कि जैसे यहाँ से समझो कि इसका वाष्प निकला, ऐसे वायुमंडल का प्रेशर इसे दबाया रहेगा, ठीक ना, ऐसे दबाया रहेगा। हम यहाँ पे हीट कराते रहेंगे धीरे, एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो लिक्विड का वेपर होगा वो एक उसका प्रेशर और वायुमंडल का प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब ये बराबर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये अब गैसियस फॉर्म में बन के निकलने लगेगा। उस समय इसी को बोलेंगे, तो ये इसका उसको हम लोग क्वथनांक बोलेंगे इसका, ठीक ना। अब यहाँ पे समझना क्या है क्वथनांक का उन्नयन में, कि अगर मान लो कि ये प्योर वाटर होगा तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो वाष्प दाब होगी वो ज़्यादा बनेगी, वाष्प दाब इसकी ज़्यादा होती है। जब हम इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो जब अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो वो यहाँ पे जैसे कोई ऐसा, जैसे चीनी उनी डाल दी हमने तो ये ऐसे, या नमक को डाल देने से तो वो ऐसे आकर क्या करेगा, कुछ स्थान को घेर लेगा, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चा कि यहाँ के जो वाटर के मॉलिक्यूल दब जाएंगे और सेम टेम्परेचर पे उतनी वाष्प अब नहीं बन पाएगी जितनी पहले बन रही थी प्योर वाटर पे। प्योर वाटर में कोई दबाने वाला नहीं था, हीट कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा वाष्प बन रही थी, समझ में आ। लेकिन जब इसमें हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ जब आप मिला दोगे, जैसे हमने मान लिया है नमक वगैरह मिला देंगे, तो अब यह कुछ स्थान पे घेर लेगा और वहाँ के जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे अब वो भाप नहीं बन पाएंगे उस सेम टेम्परेचर पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तब जाकर किसी न किसी टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएंगे, अब वाष्प बन, उसके बाद ये धीरे धीरे वाष्प बनेगी और किसी न किसी टेम्परेचर पे ये फिर वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होगा अब हम बोलेंगे, तो कहने का मतलब क्या हो कि अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से आपने देखा कि टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा। दैट मीन्स क्या होगा कि अब किसी और टेम्परेचर पे यह वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ, तो टेम्परेचर में क्या होगा, वृद्धि होगी। इसी को बच्चे बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। चलिए मैं एक ग्राफ की सहायता से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जितने बच्चे ध्यान से, अगर मैं एक ग्राफ खींचता, यहाँ पे हमारा है टेम्परेचर बच्चे केल्विन में होगा और यहाँ पे है आपका वेपर, ठीक ना, वाष्प, वेपर प्रेशर, ठीक। चलिए सुनिएगा ध्यान से। शुरू में हमने क्या क्या शुद्ध वाटर लिया, तो शुद्ध वाटर लेंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। होगा क्या, समय के साथ साथ धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वेपर ज़्यादा बनेगा, तो धीरे धीरे इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब देखिए मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर का जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा। ये किस पे होगा बच्चे, प्योर पे। जब आपने प्योर वाटर लिया है, प्योर की कंडीशन में ये होता है, ठीक। अगर आप उसके बाद जब हम इसमें कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, अब वेपर प्लस घट जाएगा उसका, क्योंकि उतने वेपर नहीं बन पाएंगे। शुरू में समझिए अब आप ध्यान से, शुद्ध अवस्था में जब वाटर लेंगे तो जितना वेपर बनेगा, अब उसमें कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो वह कुछ स्थान घेर लेंगे जिससे वहाँ से वेपर बन ही नहीं पाएगा, तो अब वेपर कम हो जाएगा। यानी हर हालत में जो अवाष्पशील पदार्थों का जो ग्राफ होगा वो इससे नीचे होगा, वो इससे नीचे ऐसे होगा, ठीक। ये क्या होगा, अवाष्पशील, ये किसका है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से हो जाएगा, ठीक। अब समझिएगा, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपका 1 ATM है। देखिए वायुमंडल का 1 ATM ही होता है और इसका ये सिस्टम है, ठीक ना। यानी कि ये जो प्योर अवस्था है वो इस पॉइंट पे वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा और ये हमारा अवाष्पशील इस पॉइंट पे वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। इस पॉइंट, इसके लिए ये टेम्परेचर बच्चे क्या होगा, ये होगा। इस टेम्परेचर पे ये प्योर अवस्था में होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं T0B। इस टेम्परेचर को क्या कहा जाएगा, T0B। और ये हमारा अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद ये जो टेम्परेचर बना इसे हम मान लेते हैं, इसे कहा जाएगा TB। समझ में आपको। तो जो ये डिफरेंस हुआ ना, जो ये डिफरेंस हुआ बच्चे, इसी को कहा जाएगा
डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन, ये बढ़ गया। समझ रहे हो आपको, इसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन, जिसे बताएंगे डेल्टा टीबी से। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो, डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा आपका टीबी माइनस टी नॉट बी। ये हमारा फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी बराबर होगा टीबी माइनस टी नॉट बी। यहाँ से तुमको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर जो होगा, अवाष्पशील का जो टेम्परेचर होगा वो सदैव इससे बड़ा होगा। तो ये हमारा इसी को डेल्टा टीबी को बोला जाएगा क्वथनांक का उन्नयन। तो आई होप कि आपको क्वथनांक के उन्नयन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वीडियो को दोबारा से, अगर एक बार समझ में नहीं आएगा तो दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा। और मैं अब आपको इसके फॉर्मूले बताने वाला हूँ, और जो इस फार्मूले से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो चलिए आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा क्वथनांक का उन्नयन है, जिसको हम दिखाते हैं डेल्टा टीबी, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये डेल्टा टीबी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मूललता के। अभी हमने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि स्मॉल एम से हम लोग मूललता दिखाते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ मूललता, ठीक है। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम होता है। आपको पता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, बराबर लिखेंगे तो कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट आता है के बी एम। जहाँ बच्चे इस के बी को हम लोग कहते हैं, के बी जो हमारा होता है इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि केबी को कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। अभी हम इसकी डिफिनेशन वगैरह पे बात करेंगे, पहले हम इसके फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अब यहाँ से डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा के बी इंटू एम। एम क्या हमारा बच्चे मोललता। अब पिछली कक्षाओं में आपने देखा कि मोललता बराबर जो होता है, मोललता जो होता है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, या भार के टर्म में अगर मैं लिखूं तो आपने देखा होगा विलेय के भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000 बटे क्या था विलायक का भार। समझिएगा, मोललता बराबर था विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। अगर मैं विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से, विलेय के भार को स्मॉल डब्ल्यू क्या है आपका, या डब्ल्यू बी में लिख लेता हूँ। डब्ल्यू बी को मैं विलेय के भार को बता रहा हूँ, विलेय का भार, और डब्ल्यू ए जो है बच्चे वो विलायक का भार है, विलायक का भार, ये दोनों है। तो अब यहाँ पे और अणुभार को हम लोग बच्चे दिखाते हैं, अणुभार को स्मॉल एम से, ठीक। ये सारी चीजें या कैपिटल एम लिखते हैं, अणुभार को हमने कैपिटल एम लिया हुआ है। ये अगर यहाँ पे रख देंगे तो हमें मिलेगा का के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे हो जाएगा आपका एम इंटू डब्ल्यू ए। तो ये डेल्टा टीबी बराबर आपका ये एक फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले से आपको बहुत सारे सवाल लगाने में हेल्प मिलेगी। डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी क्या है हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, के बी हमारा क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो इस फार्मूले से मूल क्वथनांक का उन्नयन निकालने का ये आपका फार्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लें। और अभी हम इस पे सवाल बताएंगे जिससे आपको समझ में आए कि इस पे सवाल लगेंगे कैसे। तो जल्दी से आप सभी लोग नोट करें। चलिए बच्चों, तो अगला हमारा जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी। अब हम इसके डिफिनेशन के बारे में बताएंगे। देखिएगा, जो डेल्टा टीबी होता है हमारा, ये बराबर होगा के बी इंटू स्मॉल एम। यहाँ स्मॉल एम क्या है मोललता है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर मोललता हमारी 1 है, ठीक, तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा के बी के। तो डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा के बी के बराबर होगा। तो अगर मैं परिभाषा लिखूं तो मैं लिखूंगा, अगर हम मोलल उन्नयन स्थिरांक की डिफिनेशन लिखें, परिभाषा जो एग्जाम में लिखने के लिए लगभग आ ही जाते हैं, तो लिखेंगे कि 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम विलायक 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में विलेय अवाष्पशील विलेय अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के 1 मोल को वैद्युत अपघट्य के 1 मोल को मिलाने पर होने वाले क्वथनांक में उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, तो ये हमारी डिफिनेशन है कि 1 ग्राम विलायक में विलेय अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के 1 मोल को मिलाने पर होने वाले क्वथनांक में उन्नयन को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, मात्रक, अगर हम बच्चे यहाँ पे मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका होता है केल्विन। चलिए नीचे लिख देते हैं, इसका मात्रक होगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है। और ये इसकी डेफिनेशन है, काफ़ी एग्जाम में आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पेपर में कई बार पूछा गया कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बताइए, तो परिभाषा बच्चे ये है, और ये इसका यूनिट वगैरह है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका यूनिट होता है। अब लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा पहला सवाल है जिसमें लिखा है कि 0.6 ग्राम यूरिया के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। यदि जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। बच्चे देखो यहाँ पे ये जो मोलर उन्नयन स्थिरांक है, अब सबसे पहले करना क्या आपको कि जो दिया उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या कि 0.6 ग्राम यूरिया है, ये यूरिया का भार दिया, तो यूरिया का भार को हम लोग लिखेंगे WB, इसका मान दिया है 0.6 ग्राम। आगे कह रहा है कि 100 ग्राम जल में जल का भार कितना दिया है, जल का भार ये हमारा होगा WA, और इसको हम कितना दिया है 100 ग्राम। देखिए बच्चे ध्यान से, जो विलेय होंगे उसे WB से, जो विलायक होगा उसे WA से लिखा जाएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, क्वथनांक की गणना करना आपको। यदि जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना 0.52 केल्विन, यानी कि ये केवी दिया है, वाटर का केवी कितना है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अभी भी मैंने बताया कि केवी का यह यूनिट होता है। आगे कह रहा है जल का क्वथनांक दिया हुआ है, आपका जल का क्वथनांक कितना होगा। आपसे बस पूछा है कि जलीय विलयन क्वथनांक की गणना करना, ठीक है, कितना आ जाएगा। चलिए, आपको पता है फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा TB बराबर केवी डेल्टा। पहले हम देखेंगे कि कितना जलीय विलयन में क्वथनांक की गणना करें, मतलब क्वथनांक उन्नयन कितना हुआ, तो डेल्टा TB बराबर पहले निकालेंगे, उसमें जितना डेल्टा TB की वैल्यू आएगी बच्चे उसको इसमें जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अब क्वथनांक कितना है। तो मतलब हम सबसे पहले निकालेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ। फॉर्मूला होगा डेल्टा TB बराबर केवी इंटू आपका एम क्या होता है मोललता। अब हम यहाँ पे मोललता का फॉर्मूला लगा देंगे, तो डेल्टा TB बराबर हो जाएगा केवी इंटू WB गुणे 1000 बटे एम इंटू आपका हो जाएगा कैपिटल एम भी लिखते हैं या स्मॉल एम, जो भी लिखे, बट अब मेंशन करें कि क्या है, ये अणुभार है।
तो कैपिटल एम इंटू आपका डब्ल्यू ए। ठीक, अब सारे चीज़ों को यहाँ पे रखिए तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर आपका हो जाएगा 0.52 गुणे डब्ल्यू बी का मान कितना है 0.6 गुणे 1000 बट्टे हो जाएगा यम का मान कितना दिया हुआ है, यम क्या बच्चे, ये यूरिया का अणुभार, आपको पता हो या नहीं पता तो निकाल लेंगे। यूरिया का अणुभार बच्चे होता है 60। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। इसमें इससे अब निकालेंगे तो यूरिया का अणुभार कितना आएगा 60। प्रश्न में दिया रहेगा, इसमें नहीं लिखा है, हमने जानबूझ के दिया था। NH2CO NH2 होता है यूरिया का अणुभार, प्रश्न में दिया रहेगा, नहीं दिया तो आपको परमाणु भारों को जोड़ने से अणुभार निकल जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे रखते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 60 और WA का मान कितना दिया है 100। इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके डेल्टा टीवी का मान करेंगे। अब देखिए ध्यान से, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 अंक दशमलव इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा नीचे, और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है 0.52 बटे कितना हो गया 10 करेंगे तो एक और 0 हो गया, यानी कि 0.052 हो जाएगा। ये आपका आएगा डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी कितना आया 0.052। ठीक, केल्विन, ये किस में आएगा बच्चे, केल्विन, टेम्परेचर है तो केल्विन में आएगा। तो अब क्या प्रश्न पूछा था, तो विलयन के क्वथनांक, तो यहाँ लिखेंगे विलयन का क्वथनांक। अब क्या करना है आपको, 373.15 में हम लोग 0.052 केल्विन को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा विलयन का क्वथनांक। चलिए तो अगर हमने कहा कि कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा टीबी प्लस 373.15, तो जोड़ दीजिएगा 0.052 प्लस 373.15 जोड़ लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। चलिए सही है, सभी के लोगों को दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों, बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इस विलयन की मोललता क्या होगी, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। अगले वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तब तक के लिए जय हिंद।